हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए आज हो गई तारीख 7 जुलाई और हम लोग को 17 जुलाई को नीट देना है। ठीक है जी, तो मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। आज से मैं एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, फास्ट रिवीजन। तो बहुत सारी सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग चैनल्स पे। मैराथन, फलाना, हैराथन, ढिमकाना, फ़ायदा कुछ नहीं है। आपको हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ देना है और अपना समय बचाना है। मैं जो आपके लिए सीरीज़ लाया हूँ टोटल एनसीईआरटी बेस लाया हूँ। अलग अलग चैनल्स पे अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी लैंग्वेज और उनके पॉइंट्स को आपको याद रखना दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शुरू से आपने एनसीईआरटी पढ़ा। तो एनसीईआरटी बेस सीरीज़ को ही पढ़िए। और ये सीरीज़ आपको, इसमें जो आपको पॉइंट मैं दे रहा हूँ टोटल एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। आने वाले, भगवान करे आपका इसी साल सिलेक्शन हो, लेकिन अगर आप रिपीटर बनते हैं तो भी ये आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है जी। तो वैसे तो मेरा बेस्ट विशेष था कि आप इसी बार नीट क्रैक करें, लेकिन हम लोग को जब भी जो प्रिपरेशन करनी होती लॉन्ग टर्म सिनारियो को ध्यान में रख के करनी होती। तो सीरीज़ शुरू करता हूँ मैं। इस वाले सेक्शन में आपको चैप्टर 1 से रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। नियर अबाउट 30 पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना, और पूरा चैप्टर इससे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जर्मनी में जन्मे मार। इसको याद रखिएगा। अर्नेस्ट मार साइंटिस्ट थे जिनको कि हम लोग 20वीं शताब्दी का डार्विन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 20वीं शताब्दी का डार्विन कौन है। अर्नेस्ट मार है 20वीं शताब्दी के डार्विन। मेयर को व्यापक रूप से जीव विज्ञान के ट्रिपल ताज के रूप में माने जाने वाले 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया था। तो ट्रिपल क्राउन इनको मिला है बायोलॉजी में। ट्रिपल क्राउन, इनको 3 बायोलॉजी के ऐसे पुरस्कार मिले हैं जिसको हम लोग ट्रिपल क्राउन बोलते हैं। तो 1983 में इनको बाल्जन प्राइज़ मिला है, 1994 में जीव विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, और 1999 में क्रैफोर्ड पुरस्कार मिला। याद रखिएगा, काम आपका चलेगा। तो मैंने आपको बोला कि अगर आप पूरी एनसीईआरटी आखिरी दिनों में बैठ के रटने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको उसमें से कुछ पॉइंट्स केवल एक्सट्रैक्ट करके उनको याद रख लेना है। तो सबसे पहला पॉइंट था कि ये मार जो थे, ये इनको हम लोग 20वीं शताब्दी का डार्विन बोलते हैं, और इनको 3 प्राइज़ मिले हैं। 1983 में बाल्जन प्राइज़, 1994 में जीव विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और 1999 में क्रैफोर्ड पुरस्कार। दूसरी जो आपको लाइन इस चैप्टर से याद रखनी बहुत ज़रूरी है, वो अधिकांश उच्चतर जानवरों और पौधों में विकास और प्रजनन परस्पर अनन्य घटनाएँ हैं, अलग अलग घटनाएँ हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, इंक्लूसिव नहीं है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, परस्पर अलग अलग घटनाएं हैं। जबकि एक कोश की जानवरों में, एक कोश की जीवों में, रादर आई शुड से, एक कोश की जीवों में ये इंक्लूसिव इवेंट है, साथ साथ होने वाली, कि एक इवेंट हुआ साथ के साथ दूसरा हो गया, इंक्लूसिव इवेंट है वहाँ पे। यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिटेल में समझाऊंगा, बहुत समय निकल जाएगा, रट्टा मार लीजिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है अधिकांश उच्चतर जानवरों, हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है जी। एक समय में एक ही होता। प्लेनेरिया में आपको ट्रू रीजनरेशन मिलता है। ट्रू रीजनरेशन मतलब एक खंडित जीव अपने शरीर के टूटे हुए हिस्से से पुनः पूरा नया जीव बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। तो प्लेनेरिया का एग्जांपल याद रखिएगा। प्लेनेरिया और हाइड्रा में आपको ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। अपनी बुक में उसने प्लेनेरिया दे रखा है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्लेनेरिया में हमको ट्रू रीजनरेशन मिलता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब है कि ये जो प्लेनेरिया है अपने खंडित हुए भाग से पूरा नया जीव बन जाता है। सभी जीवों के अंदर एक साथ हजारों चयापचय प्रतिक्रियाएं होती हैं। चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है, सभी जीवों के अंदर एक साथ हजारों चयापचय प्रतिक्रिया होती हैं, चाहे वह एक कोश की जीव हो या बहुकोश की जीव हो। सभी पौधे, जानवर, कवक और रोगाणु चयापचय का प्रदर्शन करते हैं। तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी मेटाबॉलिज्म होता है। सभी पौधे, जानवर, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे चयापचय का प्रदर्शन करते हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कुल जमा चयापचय कहलाता। तो ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सेड टू बी मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं का योग चयापचय है। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्शियसनेस। जो बीच में से लाइनें मैंने गायब कर दी हैं, बिल्कुल सिलेक्टिव लाइनें आप लोग के लिए इस चैप्टर की चुनी हैं।
तो बीच में से कुछ लाइनें हैं आपकी कि भाई जीवों को हम लोग निर्जीव से कैसे अलग कर सकते हैं। तो उसमें आपको बताया गया है ग्रोथ, उसमें आपको बताया गया है रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं लिविंग के, डिफाइनिंग नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है डिफाइनिंग फीचर जो केवल और केवल लिविंग में मिल रहा है, जो डिफाइन कर रहा है लिविंग को, और एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, विशेष गुण। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन विशेष गुण हैं अपने किनके जी, लिविंग के, लिविंग ही दिखाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, कि जिसके बिहार पे आप डिफ़ाइन कर देंगे कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, उसमें आपका मेटाबॉलिज्म आएगा, उसमें आपका कॉन्शियसनेस आएगा, चेतना। चेतना शायद सभी जीवित जीवों की सबसे स्पष्ट और तकनीकी रूप से जटिल विशेषता है। तो सभी जीवित जीवों में आपको चेतना देखने को मिलेगी। चेतना क्या है कि वे अपने आसपास के पर्यावरण को महसूस कर सकते हैं और इन पर्यावरणीय उत्तेजनाओं का जवाब देने की इनमें क्षमता होती है। तो पर्यावरणीय उत्तेजना भौतिक रूप में हो सकती है, रासायनिक रूप में हो सकती है, जैविक रूप में हो सकती है। सभी जीव प्रोकैरियोट से लेकर, सभी जीवों में प्रोकैरियोट से लेकर सबसे जटिल यूकैरियोट तक पर्यावरणीय संकेतों का अर्थ और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो जितने भी जीव हैं, भले वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, भले वो यूकैरियोटिक सेल हो, पर्यावरणीय संकेतों का उसको एनालिसिस करके उसका मतलब निकाल के और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सभी जीव अपने शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों को संभालते हैं, मैनेज करते हैं। इसीलिए सभी जीव अपने आसपास के प्रति जागरूक हैं, कॉन्शियस हैं अपने आसपास के प्रति, उसमें अवेयरनेस है कि हमारे अगल बगल क्या हो रहा। मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो स्वयं के बारे में जागरूक है, लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, अर्थात आम चेतना है, आत्मचेतना। चेतना इसीलिए जीवित जीवों की परिभाषित संपत्ति बन जाती। तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेतना है, याद रखिएगा, ठीक है जी, लाइनें याद रखिएगा। अध्ययन की सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया स्थापित करी है। तो आप जानते हैं कि इस समय जो भी हमारे जीवित जीव हैं उनमें नियर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 से 18 लाख जीवित जीव नोन है हम लोग को, जिनका की क्लासिफिकेशन वैज्ञानिकों ने किया है। तो वैज्ञानिकों के सामने दिक्कत ये आई थी कि किसी भी जीव को पूरे ब्रह्मांड में एक ही नाम से जाना जाए, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता था। तो इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ ऐसी हम टेक्निक निकालें जिससे कोई भी पर्टिकुलर जीव ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाए। तो वैज्ञानिकों की संख्या ने प्रत्येक ज्ञात जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया को स्थापित किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम सहमत सिद्धांतों और मानदंडों पर आधारित होते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में प्रदान किए जाते हैं। तो पौधों के लिए नाम, जो वैज्ञानिक नाम देने के लिए जो बॉडी है उसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। ICBN की पद्धति के तहत हम लोग पौधों का नामकरण करते हैं। तो पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम सहमत सिद्धांतों मापदंडों पर, जिन सहमत मापदंडों पर, सिद्धांतों मापदंडों पर आधारित है, उसको निर्धारित कौन करता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है जी। इसी तरह से पशुओं के लिए वैज्ञानिक नाम निर्धारित करने के लिए जो सिद्धांत और मापदंड हैं वो किस पद्धति पर आधारित हैं, उसको कौन निर्धारित कर रहा है, उसको निर्धारित कर रहा है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये निर्धारित कर रहा है पशुओं के नाम को। चलिए आगे चलें। तो ये वैज्ञानिक नामकरण की विधि किसने स्थापित करी थी? तो वैज्ञानिक लोग नामकरण कर रहे हैं जिससे कि कोई भी जीव पूरे संसार में एक ही नाम से जाना जाए, ठीक है जी। लेकिन ये नामकरण की पद्धति का आविष्कार किसने किया, ये नामकरण देने का चलन किसने चालू किया? ये चलन चालू किया है स्वीडिश प्रकृतिवादी कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने नामकरण का सिद्धांत दिया। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इसको कहलाता है ये। इसमें किसी भी जीव के नाम में दो अक्षर होते हैं। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, स्वीडन के रहने वाले थे, कैरोलस लीनियस। ये पूछा जाता है आपसे नामकरण का सिद्धांत किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने दिया। और द्विपद नामकरण में पहला शब्द जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा शब्द जो है विशिष्ट होता है, जो कि प्रजाति को, स्पीसीज को निर्धारित करता है। तो पहला शब्द जीनस और दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट या प्रजाति को निर्धारित करता है। नामकरण के जो
यूनिवर्सल रूल्स हैं, सार्वभौमिक नियम हैं, वो हैं कि जैविक नाम आमतौर पर लैटिन भाषा में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। तो लैटिन भाषा से लिए गए हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ये लैटिन मूल के हैं या लैटिन से व्युत्पन्न हैं। तो लैटिन, अगर ये लैटिन मूल के नहीं होंगे तो इसको लैटिन से व्युत्पन्न किया जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ लैटिन लैंग्वेज के होंगे तब। एक जो बायोलॉजिकल नेम है एक जैविक नाम में, किसी भी जीव के नाम में पहला शब्द जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग अब नामकरण के सार्वभौमिक नियम को पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जैविक नाम जो हैं लैटिन भाषा में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे होते हैं। दो शब्दों से बने हैं, पहला शब्द जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट या प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो पहला शब्द है उसमें अगर ये हस्तलिखित है, हाथ से लिखे हुए हैं, तब हम इनको लैटिन मूल को कि ये लैटिन मूल के हैं उसको दिखाने के लिए अगर हाथ से लिखे हैं तो उसको अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। जीनस को, जो पहला शब्द है जीनस को दर्शाता हुआ जो पहला शब्द है उसका पहला अक्षर बड़े अक्षर से, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जबकि स्पेसिफिक एपिथेट जो प्रजाति है उसका अक्षर पहले जो अक्षर है वो छोटा होगा। इसका की उदाहरण आपकी बुक में मैंगीफेरा इंडिका में दिखाया गया है। मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा का एम बड़े अल्फ़ाबेट से लिखा है, इंडिका का आई छोटे से लिखा है। आलू, टमाटर और बैंगन तीन अलग अलग प्रजातियां हैं लेकिन सभी सोलेनम से संबंधित हैं। तो जीनस सोलेनम में आती हैं। आलू, टमाटर और बैंगन की स्पीसीज़ जो हैं ये जीनस सोलेनम से आती। मैंने बोला आपको अगर आप ये पॉइंट्स याद करके चले जाएंगे आप नीट का पेपर अपना चैप्टर 1 से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप क्रैक कर लेंगे। शेर, जिसका कि वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो तेंदुआ, जिसका कि वैज्ञानिक नाम पैंथरा पार्डस, और कई अन्य समान विशेषताओं के साथ टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस, ये सभी प्रजातियां जो हैं पैंथरा में आती हैं। पैंथरा जीनस में आपको लियो प्रजाति भी, पार्डस प्रजाति भी और टाइग्रिस प्रजाति भी आपको जीनस पैंथरा में मिलेगी। यह जीनस अन्य जीनस फैलिस से भिन्न है और ये पैंथरा जीनस फैलिस जीनस से भिन्न है। फैलिस जीनस जिसमें कि बिल्लियाँ, कैट्स फैमिली है जिसमें कि बिल्लियाँ आती हैं। जैसे जैसे हम प्रजाति से किंगडम की ओर बढ़ते हैं समान विशेषताओं की संख्या कम होती जाती है। ये लाइन याद रखिएगा, जैसे जैसे हम प्रजाति से किंगडम की ओर बढ़ते हैं समान विशेषताओं की संख्या कम होती जाती है। तो देखिए ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है इसमें 7 हमारी नेसेसरी या कहिए कि इसेंशियल हमारी कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज़ को टैक्सन बोलते हैं। सबसे लोअर लेवल पे स्पीसीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम। और वनस्पति विज्ञान में फाइलम आपका चलता है जंतु विज्ञान में और डिवीज़न चलता है वनस्पति विज्ञान में और किंगडम। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कम होते चले जाते हैं और जैसे जैसे हम इस वृक्ष में नीचे की तरफ चलते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ते चले जाते हैं। इस बात को आप याद रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता दूँ जिससे आपका पहला चैप्टर 15 मिनट में 20 मिनट में ख़त्म हो जाए। आप इन पॉइंट्स को रट के चले जाएंगे, आपका काम चलेगा। उसके बाद आता है टैक्सोनॉमिकल एड। तो हर्बेरियम में आपको पौधों के नमूनों का संग्रहण देखने को मिलता है। पौधों के नमूनों का, पौधे के कुछ भाग का आपको कलेक्शन देखने को, संग्रहण देखने को मिलेगा और ज़्यादातर तौर पे हम लोग पत्ती का संग्रहण करते हैं। और इस तरह की पत्तियां या इस तरह के पौधे के जो प्लांट के जो पार्ट हैं, पौधे के पार्ट हैं, उसको पहले शीशों पर सुखाया, दबाया और संरक्षित कर लिया जाता है। इसके अलावा इनको विभिन्न पन्नों पर व्यवस्थित कर लिया जाता है। टैक्सोनॉमिकल एड में हर्बेरियम आपसे पूछा जाता है कि हर्बेरियम किस तरह का, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में आपको सहायता करने वाली चीज़ें उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो टैक्सोनॉमिकल एड में एक आता है हर्बेरियम में आप प्लांट्स के पार्ट का संग्रह करते हैं, उसको संरक्षित कर लेते हैं। इसके बाद आता है की कुंजी एक और टैक्सोनॉमिकल सहायता है जिसका उपयोग जानवरों और पौधों को पहचानने के लिए समानता और समानता के आधार पर किया जाता है। तो जानवरों और पौधों को पहचानने के लिए समानता और समानता के आधार पर हम लोग कुंजी का प्रयोग करते हैं। कुंजी आमतौर पर युगल नामक जोड़ी में विपरीत चरित्रों पर आधारित है। कुंजी में आपको कपलेट मिलेगा,
कपलेट युगल मिलेगा। युगल में 2 स्टेटमेंट होंगे, 2 कथन होंगे और ये दोनों कथन एक दूसरे से विरोधाभासी होंगे। जैसे मैं कहूँ कि इस समय दिन है, दूसरा कथन हो इस समय रात है, या मैं कहूँ कि इसका रंग काला है, दूसरा कथन हो इसका रंग सफ़ेद है। तो 2 कथन होते हैं, उन दोनों कथन को मिला के हम युगल बोलते हैं। युगल नामक जोड़ी में विपरीत चित्रों पर आधारित 2 कथन होंगे। यह 2 विपरीत विकल्प के बीच में किए गए विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें 2 विकल्प आपको दिए जा रहे हैं कि आप दाएं मुड़ जाइए या बाएं मुड़ जाइए। तो आप एक ही मोड़ मुड़ेंगे, या दाएं या बाएं। आपको 2 विकल्प दिए गए कि ये कोऑर्डिनेट्स के लिए, जैसे कि इसमें पृष्ठरज्जु है, इसमें पृष्ठरज्जु नहीं। ठीक है जी, तो आप एक कथन को चुन लेंगे। तो आप 2 कथन आपको दिए गए जो कि युगल कहलाएगा, और ये दोनों कथन विपरीत चरित्रों पर होंगे, और इन 2 विकल्पों में से आप एक विकल्प को चुनेंगे। इससे केवल एक की स्वीकृति होती है और दूसरे की अस्वीकृति, और दूसरे को अस्वीकार कर देंगे। कुंजी में प्रत्येक कथन को लीड कहते हैं। तो दोनों कथन को मिला के हम युगल बोलेंगे, और युगल में 2 कथन हैं उनको हम लीड बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, पहचान के उद्देश्य के लिए प्रत्येक वर्गीकरण श्रेणी जैसे परिवार, जीनस और प्रजातियों के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमी की आवश्यकता होगी। हमने बोला जी ये कुंजी किस लिए है? कुंजी है पौधों और जानवरों को पहचानने के लिए, और इसमें 7 इसेंशियल कैटेगरीज आपने बनाई हैं। टेक्सोनॉमी में 7 अनिवार्य श्रेणियां हैं जिनको आपको निर्धारित करना है। तो हर लेवल के टेक्सन के लिए अलग कुंजी लगेगी। तो आप मानिए आपके चक्रव्यूह के 7 गेट हैं और हर गेट पे एक ताला लगा, उसको खोलने के लिए हर ताले की चाबी अलग है। इसलिए हर कैटेगरी की कुंजी अलग अलग है। कुंजी आमतौर पर प्रकृति में विश्लेषणात्मक है। कुंजी आमतौर पर नेचर बाई नेचर कैसी है? विश्लेषणात्मक है। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग ये रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन के साधन हैं। तो ये 4 नाम याद रखिएगा, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ये रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड विवरण के, कि आपने एक बार कोई चीज़ आपने स्टडी करी और उसका आपने विवरण लिख के रख लिया आने वाले समय के अनुसार चीज़ों को निर्देशित करने के लिए। रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन है। तो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग रिकॉर्डिंग विवरण के कुछ साधन हैं। ये सही पहचान में भी मदद करते हैं। फ्लोरा में किसी दिए गए क्षेत्र के पौधों के आवास और वितरण का वास्तविक खाता। तो फ्लोरा क्या बता रहा? फ्लोरा किसी क्षेत्र में मिलने वाले पौधों के आवास का, उनके रहने का विवरण दे रहा, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का, कि वो कहाँ पे फैले हुए हैं। ये एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों को सूचकांक प्रदान करते हैं। तो फ्लोरा में आपको किसी क्षेत्र में मिलने वाले पौधों के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और उस जगह पे मिलने वाले पौधों की प्रजातियों के बारे में सूचना मिल रही है फ्लोरा से। ठीक है जी। मैनुअल किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों के नामों की पहचान के लिए जानकारी दे रहा। मैनुअल किसके बारे में जानकारी दे रहा? तो किसी स्थान पर मिलने वाली स्पीसीज़ के नामों की पहचान की जानकारी दे रहा। फ्लोरा, उसके बाद मैनुअल। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सन की जानकारी होती है। केवल एक टेक्सन की जानकारी आपको मोनोग्राफ में मिलेगी। फिर आखिरी में आते हैं हम लोग कैटलॉग। कैटलॉग में एक विशेष स्थान की प्रजातियों की वर्णमाला व्यवस्था शामिल है। तो इसमें आपको एनिमल्स और एज वेल एज प्लांट, देखिए फ्लोरा में केवल प्लांट के बारे में जानकारी मिल रही है, कैटलॉग में प्लांट और एनिमल्स दोनों के बारे में जानकारी मिल रही है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी जानकारी मिल रही है। साथ के साथ कैटलॉग में, जैसे कि आप अपनी बुक का इंडेक्स देखें तो इंडेक्स में मेंशन होता है कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो कैटलॉग में आपको जातियों की वर्णमाला व्यवस्था, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको स्पीसीज़ बताई जा रही हैं। तो कैटलॉग में आपको विशेष स्थान पर मिलने वाली प्रजातियों, भले वो एनिमल हो भले वो प्लांट्स हो, उनके बारे में आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में जानकारी मिल रही है। साथ में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन किया जा रहा है। मोनोग्राफ में केवल एक टेक्सन की बात हो रही है। मैनुअल में किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियों के नाम को पहचानने के लिए जो जानकारी आपको चाहिए प्रदान करी जा रही है। और फ्लोरा में किसी दिए गए क्षेत्र के पौधों के आवास, केवल पौधों की बात हो रही है। पौधों का आवास कैसा होगा, कहाँ वो रहते हैं और उनका वितरण, उसके बारे में जानकारी मिल रही है। और पौधों की प्रजातियों का इंडिकेशन आपको, इंडेक्स आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे आके आपका पहला चैप्टर हुआ ख़त्म 20 मिनट में। ये अगर पॉइंट आप पढ़ के चले जाएंगे और ये पॉइंट अगर आप इतने पॉइंट याद कर लेंगे तो आपको इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप हर चैप्टर को पॉइंट्स वाइज डिस्कस कर लीजिए और उनको रिवाइज करते रहिए आने वाले समय के लिए। इसमें एक, हालांकि मेरे से एक वो बात रह गई है,
इतने सब के अलावा पेज नंबर 11 पे आपकी बुक के पेज नंबर 11 पे टेबल जो 1.1 है उसमें आप देखिए क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आपके मैन का दिया हुआ है, हाउस फ्लाई का दिया हुआ है, उनको आपने रट लेना। तो टेबल पेज नंबर 11 पे टेबल 1.1 को आप इन पॉइंट्स के अलावा उसको आप और याद कर लीजिए और आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में आपसे मिलता हूँ चैप्टर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। पूरा NCERT बेस्ड होगा। इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, इन पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिए और आखिरी दिनों में पूरी बुक पढ़ने ना बैठ जाइएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ये जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर को आपको पढ़ने का फ़ायदा तब है जब आप NCERT को इस समय आखिरी में आके किनारे रख दीजिए और केवल एक्सट्रैक्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के उसको पढ़ के जाइए, बाकी तो चीज़ें आपको याद ही हैं। तो मिलता हूँ चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के साथ। चैप्टर 1 का यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।